एक ईसाई फिल्म स्टार जिसकी कोई जाति नहीं, कोई धर्म का वोट बैंक नहीं और उसने पूरे तमिलनाडु को पलट दिया। बीजेपी को सीधे फांसीवादी कहा और जीत गया। ममता बनर्जी वही बात कहकर हार गई। आखिर ऐसा क्या हुआ तमिलनाडु में जो पूरे देश की राजनीति को सोचने पर मजबूर कर दे? पूरी कहानी जाननी है तो वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि यह सिर्फ चुनावी नतीजा नहीं है, यह लोकतंत्र का सबसे खूबसूरत चेहरा है। मैं हूँ सुशील गिरीश और आप देख रहे हैं सियासत 360 7 टीवी भारत पर। आज हम बात करेंगे उस घटना की जो शायद इस चुनावी सीजन की सबसे बड़ी, सबसे चौंकाने वाली और सबसे उम्मीद देने वाली कहानी है। सोचिए एक पल के लिए, आपके पास न जाति का आधार हो, न धर्म का वोट बैंक हो, न कोई विरासत में मिली राजनीतिक पार्टी हो और आप सिर्फ 2 साल में एक पूरे राज्य के मुख्यमंत्री बन जाएं। यह कोई फिल्म की कहानी नहीं है, यह तमिलनाडु का सच है। यही कहानी है सी जोसेफ विजय की। और अगर आप सोच रहे हैं कि यह सिर्फ दक्षिण भारत की खबर है तो रुकिए, क्योंकि इस जीत के अंदर वो सवाल छुपे हुए हैं जो पूरे भारत के लोकतंत्र से जुड़े हैं। तो बने रहिए हमारे साथ सियासत 360 में। तमिलनाडु में एक नाम है विजय, पूरा नाम सी जोसेफ विजय। 31 साल से फिल्मों में है, तमिलनाडु के सबसे बड़े फिल्म स्टार्स में से एक। लेकिन उनकी असली पहचान की बात करें तो विजय के पिता ईसाई हैं और माँ हिंदू। खुद विजय कहते हैं मंदिर भी जाते हैं, मस्जिद भी, दरगाह भी और गिरजाघर भी। धर्म की कोई एक दीवार उनके इर्द गिर्द नहीं है। तमिलनाडु में ईसाई समुदाय मात्र 6 से 7% है, करीब 40 लाख की आबादी, और राज्य के 5.67 करोड़ मतदाताओं में यह संख्या बहुत छोटी है। तो सवाल यह है, जिस नेता का कोई जाति का गढ़ नहीं, जिसकी कोई धर्म की फौज नहीं, वो आखिर जीता कैसे? यही इस बात को सबसे ज्यादा दिलचस्प बनाता है। 10वीं की पढ़ाई फातिमा मैट्रिकुलेशन हायर सेकेंडरी स्कूल से की। चेन्नई के लोयोला कॉलेज में विजुअल कम्युनिकेशन में दाखिला लिया, लेकिन बीच में ही पढ़ाई छोड़ दी। उनके पिता खुद फिल्म निर्देशक थे। उसी माहौल में विजय पले बढ़े। 10 साल की उम्र में से ही एक्टिंग शुरू कर दी थी और धीरे धीरे वो तमिलनाडु के सबसे बड़े फिल्म स्टार बन गए। अगर आप YouTube पर यह वीडियो देख रहे हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और Facebook पर है तो 7 टीवी भारत को फॉलो जरूर करें, ताकि ऐसी ही बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके। विजय की एक फिल्म है सरकार। इस फिल्म की कहानी है एक NRI की जो तमिलनाडु लौटता है और पाता है कि उसका वोट किसी और ने डाल दिया है। फिर वो भ्रष्टाचार की परतें उधेड़ता है, चुनावी धांधली को उजागर करता है। यह फिल्म सुपरहिट होती है और आज जब पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग की हर भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं, तब सोचे उस राज्य के बारे में जहां से एक ऐसा फिल्म स्टार राजनीति में उतरा जिसकी सबसे बड़ी सफल फिल्म चुनावी धांधली की कहानी पर बनी थी। विजय की अधिकतर फिल्मों में एक बात समान है, उनका किरदार कभी भ्रष्ट नहीं होता, नैतिक रास्ते पर चलता है, बुराई के सामने झुकता नहीं। आज के दौर में जब बुराई को ही ब्रांड मान लिया जाता है, विजय का किरदार अच्छाई पर चलते हुए ब्रांड बन जाता है। द्रविड़ आंदोलन ने जिस नागरिक की कल्पना की थी, वो नागरिक DMK और AIDMK में कहीं गुम हो गया था, लेकिन विजय ने उस कल्पना को अपने किरदारों का हिस्सा बना लिया। यानी विजय की सफलता द्रविड़ आंदोलनों की मूल सोच से जुड़ी हुई है, अलग नहीं है। लेकिन विजय राजनीति में आए क्यों? इसके कई किस्से हैं, मीडिया में चर्चा है। कहा जाता है कि DMK के स्टालिन और उनके बेटे का फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन में दखल माना जाता है। विजय पर दबाव डाला जाने लगा कि उनकी फिल्मों का वितरण DMK से जुड़े लोग करेंगे, उनकी फीस भी वही तय करेंगे। यह बात विजय को चुभ गई। करोड़ों की कमाई हाथ से जाती दिखी और गुस्से में विजय ने राजनीति में उतरने का फैसला कर लिया। फिर आई फिल्म जननायक। इस फिल्म के ट्रेलर के आखिरी दृश्य में विजय सारे भ्रष्ट मंत्रियों को पकड़कर जेल में डाल देता है। जब जननायक को प्रदर्शन की अनुमति नहीं मिली, तब राहुल गांधी ने विजय के पक्ष में बयान दिया और कहा जननायक को रोकना तमिल संस्कृति पर हमला है। स्टालिन ने भी फिल्म के पक्ष में बयान दिया, कहा कि सेंसर बोर्ड भी बीजेपी के लिए काम कर रहा है। यहाँ रुककर एक काम कीजिए, अगर आपको यह कहानी दिलचस्प लग रही है तो अभी लाइक का बटन दबा दीजिए और वीडियो को अपने उन दोस्तों को शेयर कीजिए जो राजनीति समझना चाहते हैं। कमेंट में बताइए, क्या आपको विजय की यह जीत उम्मीद जगाती है? 2024 में विजय ने टीवी के
तमिलक वेट्री कड़कम की स्थापना की और राज्य की सभी 234 सीटों पर उम्मीदवार खड़े कर दिए। लेकिन जो बात सबसे अहम है वो इस जीत को बाकी सबसे अलग बनाती है, वो ये है कि विजय ने अपनी हर सभा में एक बात साफ कही, बीजेपी के साथ कभी नहीं जाएंगे। उन्होंने डीएमके को राजनीतिक विरोधी बताया, लेकिन बीजेपी को राजनीतिक शत्रु। विरोधी और शत्रु का फर्क समझाते हुए विजय कहते हैं, बीजेपी द्रविड़ आंदोलन की भावना के खिलाफ काम करने वाली पार्टी है, विभाजनकारी राजनीति करती है, तमिलनाडु की धर्मनिरपेक्ष के मूल्यों के खिलाफ है और यह एक फासीवादी पार्टी है, इसलिए इसके साथ कभी गठबंधन नहीं करेंगे। सोचिए, आज के दौर में जब देश भर में बीजेपी के विरोधी एक एक कर घुटने टेकते जा रहे हैं, तमिलनाडु में एक नई पार्टी बीजेपी का खुला विरोध करते हुए सत्ता तक पहुंच गई। जहां डीएमके हारी, वहां बीजेपी का विरोध करने वाली एक और पार्टी उसकी जगह आ गई। बीजेपी के लिए यह अच्छी खबर नहीं है और इसलिए जब साफ हो गया कि विजय बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, तब बीजेपी नेता अन्नामलाई ने कहा, कॉफी और चाय का कोई मेल नहीं होता। विजय ने जवाब दिया, बीजेपी से मेरी वैचारिक दूरी है, कभी उसके साथ नहीं जाऊंगा। अब आते हैं उस सवाल पर जो सबसे जरूरी है। आमतौर पर कहा जाता है, नेता बनने के लिए जाति का आधार चाहिए, धर्म का आधार चाहिए। विजय ने इन दोनों बातों को गलत साबित कर दिया। तमिलनाडु की जनता को पता था विजय का अपना कोई सामाजिक या धार्मिक वोट बैंक नहीं है, फिर भी जनता विजय के साथ गई। इस बात के लिए जनता की तारीफ की जानी चाहिए। दक्षिण की राजनीति में यह बहुत बड़ा बदलाव है। लोग डीएमके और एआईडीएमके के बीच चुन चुनकर थक चुके थे, इसलिए विजय ने खुद को एक नए विकल्प के रूप में पेश किया और लोगों ने उस विकल्प को चुना। जिस देश में ईसाई संस्थानों पर हमले होते हो, धर्मांतरण के आरोप लगते हो, उसी देश में एक ईसाई फिल्म स्टार अपनी फिल्म की पूंजी लेकर जनता के बीच गया और सभी वर्गों का भरोसा हासिल कर लिया। पहचान की राजनीति को राजनीति का एकमात्र सफल फार्मूला मान लिया गया था। विजय ने उस फार्मूले को चुनौती दी और जीते। विजय की जीत सिर्फ उनकी लोकप्रियता की कहानी नहीं है, यह एक बेहद सोची समझी रणनीति की कहानी भी है। विजय 31 साल से फिल्मों में है, हर तालुका और जिले में उनका फैन क्लब है और उन सभी फैन क्लबों को उन्होंने पार्टी ऑफिस में बदल दिया। जमीन पर रात रात काम करने वाली कैडर वाली पार्टी खड़ी कर दी। उन्होंने पहले यह पता किया कि उनकी लोकप्रियता समाज के किस किस हिस्से में सबसे अधिक है। जैसे ही पता चला कि युवाओं में सबसे ज्यादा क्रेज है, उन्होंने युवाओं के मुद्दे पर फोकस करना शुरू कर दिया। ड्रग्स बड़ा मुद्दा था। टीवीके ने वादा किया, हर स्कूल और कॉलेज में एंटी ड्रग प्रोटेक्शन जोन बनाए जाएंगे, छात्रों को मासिक सहायता देंगे, तमिलनाडु को ड्रग फ्री बनाएंगे। युवाओं ने इस वादे पर भरोसा किया। स्मार्टफोन के जरिए प्रचार किया। समय कम था, इसलिए बॉडी डबल को विजय का प्रतिरूप बनाकर भेजा। होलोग्राम के जरिए लोगों तक पहुँचे। विजय की मांग इतनी बढ़ गई कि वो खुद सभी जगह प्रचार के लिए नहीं जा सके और जो तमिल मतदाता फ्रांस, सिंगापुर, मलेशिया में बसे हैं, वो भी बड़ी संख्या में वोट डालने आए। उम्मीदवारों के चुनाव में भी नया तरीका अपनाया गया। कॉर्पोरेट स्टाइल इंटरव्यू हुए, हजारों आवेदन आए। हर उम्मीदवार से पूछा गया, अपने इलाके में सामाजिक प्रभाव कैसा है, वोटरों से जुड़ाव कैसा है, इलाके की समस्याएं क्या है, क्या आप पूरा चुनाव लड़ सकते हैं। यह संदेश देना था कि किसी नेता की नजदीकी से टिकट नहीं मिलती, योग्यता से मिलती है। एक और दिलचस्प पहलू इस कहानी का, बीजेपी ने समझ लिया था कि विजय तमिलनाडु के उभरते सितारे हैं। राहुल गांधी भी समझ चुके थे। पिछले साल अगस्त में एसआईआर के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान जब राहुल गांधी को हिरासत में लिया गया था, तब विजय ने इसका विरोध किया था और निंदा की थी। राहुल गांधी ने जब विजय से हाथ मिलाने की कोशिश की तो उनकी पार्टी ने उन्हें रोक दिया। यह एक बड़ी चूक थी। अगर राहुल गांधी विजय के साथ चले गए होते तो आज कांग्रेस तमिलनाडु में एक नई कहानी का हिस्सा बन चुकी होती। अब आते हैं उस सवाल पर जो सबसे तीखा है। विजय ने धर्मनिरपेक्षता की बात कर चुनाव जीता। ममता बनर्जी ने वही बात कर पश्चिम बंगाल में चुनाव हार गई। क्यों? तमिलनाडु में भी सत्ताधारी पार्टी डीएमके की हार हुई, लेकिन एक नई पार्टी के उदय ने हार को सदमे में नहीं बदला, बल्कि लोकतंत्र की संभावनाओं का शानदार प्रदर्शन किया। ममता को बंगाल में जिस तरह केंद्रीय एजेंसियों का सामना करना पड़ा, विजय को वैसा नहीं करना पड़ा। विजय पर ईडी, सीबीआई के छापे नहीं पड़े, तब भी नहीं जब वो बीजेपी को सीधे टारगेट कर रहे थे। एक फिल्म को जरूर रोका गया, लेकिन उनके साथियों को जेल नहीं भेजा गया।
योगेंद्र यादव कहते हैं बंगाल में SIR हुआ, लेकिन जिस तरह से वहां लोगों को वोट नहीं देने दिया गया, तमिलनाडु में ऐसा नहीं हुआ। चुनाव आयोग ने बंगाल में जो किया वो तमिलनाडु से काफी अलग था। तमिलनाडु में भी SIR हुआ, 70 लाख लोगों के नाम कट गए। विजय ने पहले से ही इसका विरोध किया था जब बिहार में SIR का पहला चरण हो रहा था। उन्होंने कहा था 70 लाख वोटरों का वेरिफिकेशन 30 दिनों में कैसे हो सकता है। बिहार के लाखों लोगों का वोट का अधिकार SIR ने छीन लिया। केरल और आंध्र प्रदेश में ईसाई मुख्यमंत्री पहले हो चुके हैं, लेकिन तमिलनाडु में यह पहली बार होगा। एक ऐसा नेता जो मंदिर भी जाता है, मस्जिद भी, दरगाह भी और गिरजाघर भी, जिसके पिता ईसाई हैं, माँ हिंदू, जिसकी परवरिश किसी एक धर्म की चार दीवारी में नहीं हुई, जो तमिलनाडु का पहला ईसाई मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। दक्षिण की राजनीति में यह बदलाव बहुत बड़ा है। अब एक बड़ा सवाल, अगर भारत का लोकतंत्र किसी भी रूप में बचा रहता है, जहां केंद्रीय एजेंसियों और चुनाव आयोग की भूमिका पर संदेह न हो, गोदी मीडिया की दीवारें न हो, तब किस तरह के राजनीतिक परिणाम आ सकते हैं? तमिलनाडु ने जवाब दे दिया है। इसलिए लोकतंत्र में लेवल प्लेइंग फील्ड की जरूरत होती है। जो लेवल प्लेइंग फील्ड विजय को मिली, वो शायद ममता बनर्जी को नहीं मिली। सही तरीके से प्रचार, सही मुद्दे, सही उम्मीदवार, सही जज्बा और सामने केंद्रीय एजेंसियां न हो, साथियों को जेल न भेजा जाए, तो क्या विजय जैसा कोई उभर सकता है? उभरना चाहिए। यही लोकतंत्र की खूबसूरत स्थिति होनी चाहिए। एक ईसाई फिल्म स्टार ने साबित कर दिया, जाति नहीं, धर्म नहीं, पर मुद्दे हो, ऊर्जा हो, ईमानदारी हो तो जनता साथ आती है। यह जीत सिर्फ विजय की नहीं है, यह जीत उस जनता की है जिसने एक बार फिर भरोसा किया कि अच्छाई भी चुनाव जीत सकती है। अब आपसे एक सवाल, क्या आपको लगता है कि विजय की यह जीत पूरे देश के लिए एक नई उम्मीद है? कमेंट में जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि यह जरूरी बहस आगे बढ़े। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाइए। फेसबुक पर हैं तो 7 TV भारत को फॉलो कीजिए और सबसे ताजी खबरों के लिए हमारे WhatsApp चैनल से जुड़ जाइए। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एक ईसाई, एक फिल्म स्टार, एक नई पार्टी और 2 साल में पूरे तमिलनाडु की सत्ता। यह लोकतंत्र की हार नहीं, यह लोकतंत्र की सबसे खूबसूरत जीत है। मैं हूं सुशील गिरीश, यह था सियासत 360 7 TV भारत पर। नमस्कार।